लगता है कि हमारे बड़े अधिकारी हमारे प्रोफेसरों से पेपर खुद चेक करा के। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब्जेक्टिव पेपर में जो स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन होता है वो बढ़ जाता है, राइट? ये असल में होता है, एचसीएस में होता आया है। और ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पेपर बेकार होते हैं। एचसीएस जैसी पोस्ट के लिए सब्जेक्टिव पेपर्स होने चाहिए, बशर्ते कि बड़ी फेयरनेस के साथ उनकी चेकिंग हो, सब कुछ हो। फेयरनेस मैं कुछ मानती नहीं हूँ यहाँ पे। पारदर्शिता वो सब कुछ दिखने लग रही है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में भी हमने देखा, बहुत सारे पेपर्स में हमने देखा। लेकिन एक मैं आपको उदाहरण बताना चाहूंगी। ये तो एचसीएस का ही है उदाहरण, और ये मैंने दिया भी था कि एक क्या था, सब्जेक्टिव पेपर का हमने निकलवाया इनफैक्ट कि आप ना हमें हमारे क्वेश्चन पेपर्स दो, सब कुछ दो। तो उसमें जैसे मैंने कुछ लिख रखा है, मेरा गलत कर रखा था, मेरे 0.5 मार्क्स कटे हुए थे, लेकिन मेरी ही फ्रेंड ने वो सेम टू सेम लिख रखा था। ग्रामर की बात कर रही हूँ मैं, हिंदी ग्रामर की, उनको 0.5 अंक दिए हुए थे। इतना ही नहीं, जैसे 48.5 मार्क्स थे सब्जेक्ट में, राउंड ऑफ कर देते हैं, 48.5 को राउंड ऑफ करके 49 कर देंगे, लेकिन उन्होंने 48.5 को कर रखा था 52 कर दिया था। इनका राउंड ऑफ भी ऐसे होता है। और ये हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम इनसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेंगे नहीं। पेपर हमको लेने पड़ेंगे अपने, और पेपर फिर बाद में मिल जाए। एक पेपर में क्या था, 7 अंक थे, क्वेश्चन में 7 अंक थे, और उसको 7 अंकों को, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 7 अंक, उसको ऐसे कर दिया था इन्होंने। क्या बनाइए, 0। 7 का Z बना के ERO लिख दिया था, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर से इन्हें बाहर देने पड़ गया। वैसा तो है नहीं कि कोई क्वेश्चन पेपर ही चेंज करके दे देंगे। तो वो अभ्यर्थी के बाहर तो नंबर कम लगा रखे हैं, लेकिन अंदर तो 7 अंक दे रखे हैं, तो 7 का Z बना के ERO कर दिया था। एक क्वेश्चन में अभ्यर्थी के 8 अंक थे। किस अभ्यर्थी के, मैं नाम नहीं लूंगी, 8 अंक थे। 8 अंकों का इन्होंने बनाया था ऐसे, फ्लावर बना दिया था, फ्लावर जैसे बन गया, और नीचे इसके लिख दिया 0। कितना लड़ोगे इनसे? एक अभ्यर्थी को 5 अंक दिए थे, 5, उसको ऐसे करके फ्लावर बना दिया दोबारा, फिर 0 ZERO लिखा था। ये मैंने पहले भी शेयर करी हैं आंसर कॉपीज, जो ये बाहर निकली थी। उसके बाद मैं अपनी आंसर कॉपीज भी निकलवा के लाई थी, उसमें बड़ी सारी अनियमितताएं थी। कभी और आगे उनको दोबारा डिस्कस करूंगी, एक बार मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। इतनी अनियमितताएं, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरा कोर्ट में केस चलता रहा, सब कुछ है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक चली गई उसके संदर्भ में। सुप्रीम कोर्ट तक जाते रहो, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर्स आ जाते हैं, दोबारा हरियाणा सरकार पे डाल दिया। हरियाणा सरकार से पूछा मैंने, वो लगा के RTI लगा के, तो हरियाणा सरकार ने कहा कि हम तो नहीं चेंज करेंगे, हम तो पुराने डर्रे पे ही चलेंगे। अब दोबारा उसको लेके कहाँ फिरो, कहाँ जाओ। मुझे याद है कि हमारा एक काफिला था हाईकोर्ट में, जो स्टार्ट हुआ था हाईकोर्ट में, पहला ये सिंगल बेंच से, फिर डबल बेंच में कम हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में शुरू में गए। आखिरी में जब ये फैसला आया था ना, मैं अकेली सुप्रीम कोर्ट में खड़ी थी, अकेली। और कोर्ट नंबर 1 था, चीफ जस्टिस का कोर्ट ही था, चीफ जस्टिस साहब ने ही फैसला सुनाया था, और मैं बिल्कुल आखिरी में लॉबी में खड़ी थी। और मेरा वहां से ही मतलब दिल किया था कि मैं चीख के बोलूं, और मैं चिल्लाई भी थी कि मैं बोलना चाहती हूँ जज साहब, और मैंने हाथ उठा लिया था उस टाइम पे। तो वहां पे जितने वकील थे उन्होंने कहा कि प्लीज आप बैठ जाओ, कोर्ट की अवहेलना हो जाएगी। क्योंकि मैं बहुत उस समय मोटिवेटेड थी, लॉ की बहुत कम समझ थी उस समय, लेकिन मुझे ये पता था कि गलत हो रहा है और मुझे पॉइंट रखना है जो मेरे वकील को रखने नहीं दिया गया है। वहां रख नहीं पाया था वकील, कुछ कारण रहे होंगे, या कुछ होगा, या वो भूल गए होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो मैं वो बोलना चाहती थी, लेकिन फिर भैया वकीलों ने चुप करा दिया, वकीलों ने बाहर निकाल दिया, वकीलों ने कहा फंस जाओगे, यहाँ गिरफ्तारी हो जाएगी, फलाना। तो लॉ की समझ नहीं होती है, मोटिवेटेड रहते हैं, कर देते हैं ऐसे काम। अब दोबारा से उस चीज को स्क्रैच से दोबारा से स्टार्ट करके चलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल। इनके लिए ना कहने की बातें होती हैं, और ये कहाँ पे हम ठीक करा सकते हैं? कोर्ट में बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, न्यायपालिका का प्रोसीजर है, बहुत लंबा है, जस्टिस पाने का प्रोसीजर। तो सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हमें ये